हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बाबू चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के महत्वपूर्ण PYQ कराएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि आप लोग क्या करिए कि सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए कि लाइव आ जाइए, ताकि आज का लाइव क्लास शुरू किया जाए। और बाबू, आप सभी बच्चों को पता है कि अगर आप साइंस लिए हैं, अगर आप बायोलॉजी से हैं, तो खास करके बायोलॉजी पे आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो खास करके आपको बायोलॉजी डीप पढ़ना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं जो बच्चों से बनते नहीं हैं। वो चाहे 2024 के एग्जाम का हो, चाहे वो 2025 के एग्जाम का हो। यानी जो बायोलॉजी होता है ना, थोड़ा सा उसमें डीप ज्यादा पढ़ा जाता है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे। और बायोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे कि एक बार सेशन को शेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइएगा, ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। सभी बच्चे सबसे पहले तो लाइव आइए। नसीम अख्तर आ चुके हैं, मशरक के विपुल, प्रिंस राज, गुड़िया, नीरज कुमार, विक्रम, प्रिंस, सभी बच्चे आ जाइए लाइव। आस्क बोर्ड का पवन कुमार, मशरक के विपुल, चंदन सर, शरीफ, संजीत कुमार, सभी बच्चे आ जाइए। काजल कुमारी, राघव, रिजवाना स्पोर्ट की स्टूडेंट, प्रीतिक कुमार, बहुत बढ़िया, आकांक्षा, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। आज का क्लास बहुत ज्यादा खास है बाबू, और आपको समझना पड़ेगा आज को क्लास को, क्योंकि आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा 2009 से 2025 तक के हर चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का जो भी क्वेश्चन होगा बाबू प्रीवियस ईयर चैप्टर 1 से लेके 4 तक का, जो PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बाबू जरूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो प्यारा सा एक नंबर नोट कीजिए। नंबर क्या है, 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना। तो बाबू चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो बाबू ऐप पे जाइए, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके परचेस कर लीजिए। ठीक है, मात्र 499 में मिलेगा। नहीं तो एक नंबर नोट कीजिए मेरा, 6299248935। आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू हमसे संपर्क करिए। ठीक है, और बाबू बता दें कि जो हिंदी है ना, हिंदी का हमने क्या किया है, प्रिंटेड PDF अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप से तो जाइए बाबू, यहां पे याद रखना है कि हिंदी का क्या कर दिए हैं, प्रिंटेड PDF आपको गद खंड का प्रोवाइड कर दिए हैं, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का भी अवेलेबल है बाबू, हिंदी का भी अवेलेबल हो गया है, इंग्लिश का भी अवेलेबल है ना। बाकी है इस मंथ तक आपको पूरा का पूरा प्रिंटेड PDF मिल जाएगा। ठीक है, ऐश्वर्या कुशवाहा, काजल कुमारी। तो चलिए बाबू देखेंगे सबसे पहले कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है, आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्योंकि बाबू यहाँ पे बायोलॉजी अगर लिए है ना, बिहार बोर्ड से हैं, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एकदम एकदम पढ़ना ही जरूरी है। सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ना जरूरी है। देखिए बाबू, पहला नंबर जो है, हम चैप्टर 1 का, बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि हम चैप्टर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, है ना, जो बाबू आपके 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, यानी पिछले वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदल पुंज का भाग है। अब बच्चे इसमें क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए बाबू। बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा इसमें परिदल पुंज का भाग है। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, ये परिदल पुंज क्या होता है, पुष्प का एक हिस्सा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पुष्प का क्या होता है, पुष्प का एक, यहां पे ध्यान में रखना है कि हिस्सा होता है ना। और हिस्सा में कौन कौन सा भाग लेता है, तो बाबू याद रखना है कि पुष्प का यहां पे बाह्य दलपुंज और दलपुंज इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो जब बाह्य दलपुंज दलपुंज से अलग नहीं हो पाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिदलपुंज कहते हैं। तो बाबू ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में कि परिदलपुंज किसे कहा जाता है। तो परिदलपुंज के बारे में आपको पता होना चाहिए
कि यह एक पुष्प का क्या होता है, परिदलपुंज भाग होता है, जिसमें बाबू ध्यान में रखना है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब ये बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि परिदलपुंज कहते किसको हैं, तो जब बाबू बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपस में अलग नहीं हो पाते हैं ना, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिदलपुंज कहते हैं। और परिदलपुंज किसमें होगा, ना ये दलपत्र में होता है, ना ये पुष्पासन में होता है, ना ये पुंकेसर में होता है किसमें, परिदलपत्र में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। तो ये बाबू आप लोग को समझना पड़ेगा ना कि परिदलपुंज क्या है। तो परिदलपुंज सिंपल से याद रखिएगा कि जब बाह्य दलपुंज दलपुंज आपस में अलग नहीं हो पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ध्यान में रखना है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, आप लोग क्लियर रखिएगा क्या, परिदलपुंज। और परिदलपुंज किसका भाग है, तो परिदलपत्र का ही भाग है, ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। बाबू क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन डीप पूछा है कि नहीं, पूछा है ना 2025 में भी। अब देखिए 2025 का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का, जीवों में जनन का। अब बाबू यहां देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है ये, लेकिन क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, घुमाया गया है आपको। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। यानी बाबू यहां पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि अमीबा में बाबू प्रजनन होता है किसके द्वारा। तो बाबू हमने आपको क्या बताया कि अमीबा क्या होता है, कि अमीबा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, जिसमें एक जनन कोश का क्या होता है, दो खंडों में टूट के क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, ये क्या होता है कि अपने संतान से अलग, मतलब अपने क्या बाबू यहां पे याद रखना है, ये इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन। और अमीबा का कोई संरचना नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें एक जनन कोश का क्या हो, दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन की क्रिया किसमें होती है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में क्या होता है, द्विखंडन होता है। वही तो है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अमीबा में क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है। तो बाबू क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन की क्रिया होती है। द्विखंडन किसे कहते हैं, कि जिसमें एक जनन कोशिका, एक संतति कोशिका क्या होती है बाबू, एक जनन कोशिका क्या होती है, दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाती है और नए संतान का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और ये प्रोसेस किसमें होता है, अमीबा, पैरामीशियम, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला ये 2025 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें यहां पे कायिक प्रवर्धन होता है। बाबू देखिए यहां पे एक बिहार बोर्ड का हम गलती निकालेंगे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये भी 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। बाबू यहां पे आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ट्यूबर का मतलब क्या होता है आपको पता है, सबसे पहले आपको जान लेना है ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है कंद। बाबू ट्यूबर का मतलब क्या होता है, कंद होता है। तो बाबू यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो जो बिहार बोर्ड है, तो इस ट्यूबर की जगह पे यहाँ पे कम से कम ऐसे कोष्ट बना के यहाँ पे कंद लिख देना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करे, कंफ्यूज ना हो पाए, है ना। बाबू एक्चुअल में जो बिहार बोर्ड है, जो हिंदी मीडियम में लिया हुआ है, तो कम से कम क्वेश्चन उन बच्चों को तो हिंदी मीडियम में मिलना चाहिए ना। तो अब इससे क्या होता है ना, ट्यूबर से क्या होता है, बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में उतना पढ़ते नहीं है, ट्यूबर उनको पता नहीं होता है कि ट्यूबर क्या होता है, कंद होता है। जैसे ही आपको पता चलेगा कंद, तो कंद किस में होता है, आलू में। तो आप लोग तो ऐसे डायरेक्ट राइट आंसर मार सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, ट्यूबर लिख दिया है। यहाँ पे कम से कम कोष्ट में कंद लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चों को हिंदी समझ में आ सके, ठीक है। वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंद द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो कंद द्वारा आपको पता है ना कि आलू में क्या होता है, कंद होता है, जिसे कक्ष स्थल कलिकाएं हम लोग भी कहते हैं। उसका नाम क्या है, कक्ष स्थल कलिकाएं कहते हैं। आलू में जो कंद होता है उसका नाम क्या होता है, कक्ष स्थल कलिकाएं। और बाबू याद रखना है, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होगा, आलू में। यानी कंद द्वारा किसमें होगा, आलू में। यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो रहा है। बताइए क्लियर हो गया। अभी आपको इजी लग रहा होगा, ये क्वेश्चन इजी लग रहा है ना, 2025 में हम करा, मतलब 2025 में पूछा गया है, लेकिन इजी लग रहा है। क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा है। आगे बढ़ जाइए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन जो है बाबू, यहां पे याद रखना है, 2025 में भी चैप्टर 1 में पूछा गया था, जीवों में जनन में। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो ईख होता है या गन्ना, है ना, अब इसकी बुआई की जाती है। ईख या गन्ने की बुआई किसके द्वारा किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंद उसका बोलते हैं जी, पर कंद द्वारा कि बाबू
ऊख का बीज डाला जाता है, नहीं, तने के टुकड़े जो बाबू ईख होता है ना, उसको काट देते हैं, है ना, इतना छोटा छोटा भाग में काट देते हैं, उसका तना का टुकड़ा क्या कर दिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है कियारी बना के, ठीक है। तो यानी याद रखना है कि गन्ने की बुआई की जाती है कैसे, तो तने के टुकड़े के द्वारा, है ना। गन्ने की बुआई किस प्रकार से होती है, तो तने के टुकड़े के द्वारा होती है, यानी हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। अब आगे चलिए अगला, देखिए पांचवा क्वेश्चन, चैप्टर 1 से ही लगातार 5 गो क्वेश्चन पूछा है जीवो में जनन। अब पूछा कब है, तो 2025 के एग्जाम में बिहार बोर्ड के। बाबू क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, हम देखना चाहते हैं कौन कौन सा बच्चा सही करता है, कौन कौन सा बच्चा गलत आंसर देता है। एक बार वीडियो को शेयर करिएगा बाबू आप लोग मिलजुल के, और बताइए तो आई एम लेट। बाबू बायोलॉजी के क्लास से कोई भी मुरव्वत मत रखिएगा, नहीं तो जब एग्जाम देने जाइएगा ना तब आपको पता चलेगा बायोलॉजी ना पढ़ने का अहमियत, और जो बच्चा पढ़ा होगा गर्दा उड़ाएगा। चले, कीट द्वारा, रिजवाना कहा गया कीट द्वारा, कीट द्वारा, कीट द्वारा। सबसे पहली बात, जो जलकुंभी होता है प्यारे बच्चों, जलकुंभी में परागण होता है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कीट द्वारा, ठीक है। जलकुंभी में बाबू परागण की क्रिया कीट के द्वारा होता है और हवा के द्वारा भी होता है। बाबू कीट और हवा दोनों के द्वारा होता है। क्या करिएगा कि कीट और हवा दोनों के द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। तो बाबू ऑप्शन कहीं ना कहीं तो आपको दिया हुआ है ना कि किसमें बहु बोला गया है कि जलकुंभी में परागण होता है, तो पहले हमने क्या कहा, कीट के द्वारा, फिर हमने क्या कहा, हवा के द्वारा भी इसमें परागण होता है। तो ऑप्शन जो होगा बाबू हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहां पे आप लोग क्या करिएगा, डी ऑप्शन सही मारिएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़िए, छठा क्वेश्चन, वो भी चैप्टर 1 का बाबू पूछा गया है 2025 में ही। देखिए 2025 में 6 गो क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार आपके सामने प्रूफ है जीवों में जनन से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। जो नग्न बीजी होते हैं ना, ध्यान में रखना है बाबू, यहां पे याद रखना है कि जो नग्न बीजी होते हैं ना, न्यूड सीड्स होते हैं, कि जो नग्न बीजी होते हैं इसमें एंडोस्पर्म की जो प्रकृतियां होती है वो क्या होती है, हैप्लोइड होती है। हैप्लोइड का मतलब क्या, अगुणित, अगुणित का मतलब क्या, एन। तो बाबू यहां पे आप लोग क्या आंसर मारिएगा कि नग्न बीजी, यानी बाबू याद रखना है क्या, न्यूड सीड्स, है ना। न्यूड सीड्स में अगर आपसे पूछा जाएगा एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है, तो आप मारिएगा हैप्लोइड यानी अगुणित, और अगुणित का मतलब क्या, एन, ओनली एन। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। छठा का क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाबू ध्यान में रखना है आपको, सी ऑप्शन मत मारिएगा, त्रिगुणित। ठीक है, आगे बढ़िए अगला, कि निम्नलिखित में से कौन, मतलब निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब बाबू यहां पे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाबू यहां पे कायिक क्या होता है, पौधे के कायिक भाग जैसे बाबू जड़, तना, इनसे हम क्या करते हैं बाबू, नया पौधा उत्पन्न करते हैं, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है बाबू, यहां पे भू आस्तरिक क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है प्रसार के लिए, कायिक प्रसार के लिए ये उत्तरदायी होता है। प्रकंद जो होता है कायिक बाबू प्रसार के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। सकल कंद की बात करें तो ये कायिक बाबू याद रखना है प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन यहां पे मुकुलक जो होता है ना, जेम्यूल, है ना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जो मुकुलक होता है वो क्या होता है, वो बीजाणु होता है जो कुछ पौधों में पाए जाते हैं। ये जो मुकुलक है क्या है, बीजाणु है। यहां पे याद रखना है मुकुलक क्या है बाबू, एगो बीजाणु है जो कुछ पौधों में पाया जाता है। बाबू याद रखना है कुछ पौधों में क्या होता है, पाया जाता है, कुछ पौधों में पाया जाता है ना। मैं यहां पे याद रखना है कुछ पौधों में क्या होता है, पाया जाता, पाए जाते हैं, है ना। ये बाबू क्या है, ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाबू उत्तरदायी यहां पे क्या है, यहां पे याद रखना है भूस्तारिक है, सकलकंद है, प्रकंद है, लेकिन कौन नहीं है, तो बाबू यहां पे मुकुलक, यानी यहां पे याद रखना है जेमूल, है ना। ये जो मुकुलक होता है एक प्रकार का क्या होता है, बीजाणु होता है जो कुछ पौधों में पाए जाते हैं, ये प्रसार के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करता है, यानी बाबू पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है, चाहे पूरे जीवन काल में एक ही बार प्रजनन देता है। ये बाबू आपको हमने पढ़ाया था बांस, है ना। सबसे पहली बात हमने पढ़ाया था कि बांस जाति में पुष्पासन होता है, तो कब, पूरे जीवन काल में एक बार। बांस जाति में पुष्पासन होता है पूरे जीवन काल में एक बार,
होता है। तो बाबू यहाँ पे कहीं पे बांस ढूंढ लीजिए, तो यहाँ देखिए प्रशांत महासागरीय समान मछली हो, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है बांस। बांस जाति में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रजनन पूरे जीवन काल में एक बार। तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर लगाइएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित संरचना है, अगुणित हेप्लोइड कौन सा है। तो बाबू जो यहाँ पे नर युग्मक होते हैं चाहे मादा युग्मक होते हैं, नर युग्मक बाबू याद रखना है कि यहाँ पे हो गए शुक्राणु या अंडाणु, ये क्या होते हैं, हेप्लोइड होते हैं, है ना। यानी बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जो युग्मक होते हैं, युग्मक में क्या आ गया बाबू, युग्मक जैसे नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, हेप्लोइड होते हैं। अगर बात किया जाए अंडाणु, अंडाणु क्या होता है, मानव अंडाशय में से अंडाणु निकलते हैं जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ये भी हमारा हेप्लोइड होता है। लेकिन बाबू जब अगुणित है ना, फिर जब क्या अगुणित मिलता है तो ये द्विगुणित संरचना बनाता है, 2n संरचना बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं युग्मनज। यानी ये जो युग्मनज होता है ये क्या होता है, द्विगुणित संरचना होता है, डिप्लॉइड होता है। तो बाबू हमसे क्या पूछा है कि कौन अगुणित नहीं होगा, हमने बताया जो युग्मक होते हैं, चाहे मेल युग्मक, मेल गेमेट्स चाहे फीमेल गेमेट्स, ये हेप्लोइड होते हैं, जैसे अंडाणु शुक्राणु, है ना। तो अंडाणु तो है मतलब क्या अगुणित, लेकिन बाबू पूछा गया कौन अगुणित संरचना है, तो बाबू अगुणित संरचना, ओ क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए कौन अगुणित संरचना है, तो बाबू अगुणित क्या है, हमने क्या बताया कि ये जो युग्मक है ये अगुणित है, और बाबू अंडाणु है, यानी बी और सी दोनों, हमको लगा कि कौन नहीं है, तो है कौन कौन, तो बाबू यहां पे ध्यान में रखना है बी और सी दोनों है, लेकिन ये क्या है, द्विगुणित संरचना है। तो बाबू हमारे ये बात क्लियर रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि प्याज में वर्धन होता है, तो प्याज में वर्धन प्रजनन किसके द्वारा होता है बता दीजिए। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि प्याज में बीज द्वारा नहीं होगा, प्याज में प्रकंद द्वारा नहीं होता है, प्याज में क्या होता है, बल्ब द्वारा होता है। बाबू प्याज में वर्धी प्रजनन बल्ब के द्वारा होता है। कितने सारे बच्चे हैं बल्ब वाला, डी ऑप्शन मार रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा समूह है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप का शरीर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो अगुणित पादप का शरीर है, बाबू आवर्त बीजी अगुणित पादप का शरीर नहीं है, ट्रिडोफाइटस नहीं है, अनावर्त बीजी तो आपको पता है ना 3n संरचना होता है, लेकिन बाबू जो ब्रायोफाइटस है, ब्रायोफाइटस ये क्या है प्यारे बच्चों, ये अगुणित यहां पे पादप शरीर होता है, अगुणित पादप शरीर होता है, हेप्लोइड पादप शरीर होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा जो होगा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में सबसे पहले याद रखिएगा अमीबा हो पैरामीशियम है, इसमें द्विखंडन की क्रिया होती है। द्विखंडन क्या होता है कि जिसमें एक जनन कोशिका दो खंडों में टूट के विभक्त हो जाती है और नए संतति का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। अब द्विखंडन की क्रिया किसमें होती है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। अब जो हमारा याद रखिएगा पैरामीशियम होता है, इसमें एक द्विखंडन का भी प्रकार होता है, जिसमें पहला होता है सरल द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन। तो ये सारा नहीं होता है बाबू, पैरामीशियम में होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। अनुप्रस्थ द्विखंडन क्या होता है, पैरामीशियम में होता है। तो यहां पे आपको बी ऑप्शन ही सही मारना है। आगे बढ़ जाइए अगला, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जोड़े का अभाव होता है। आप आंसर लगाइए तो कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जोड़े का अभाव होता है, किसमें रंध्र तथा जोड़े का अभाव होगा। पहला है यहाँ पे ड्रोसिना, हाइड्रिला और यहाँ पे मार्सिलिया जलकुंभी। तो बाबू आपको याद रखना है कि रंध्र तथा जोड़े का जो अभाव होता है किसमें होता है, हाइड्रिला में होता है। हाइड्रिला क्या है, एक जलीय जंगली क्या है, घास है ना, ये जलीय जंगली घास है और इसमें क्या होता है, रंध्र तथा जोड़े का अभाव होता है। तो हाइड्रिला आप लोग राइट आंसर करिएगा मेरे बच्चे, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्थेनोजेनेसिस का निर्माण किसके द्वारा किया गया बाबू, पार्थेनोजेनेसिस का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रिचर्ड्स ओवन। पार्थेनोजेनेसिस के आविष्कारक अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि पार्थेनोजेनेसिस के आविष्कारक कौन रहे हैं, तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रिचर्ड्स ओवन। उन्होंने पार्थेनोजेनेसिस का क्या किया था बाबू, निर्माण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बोवेरी थे बाबू, सटन थे नहीं थे, जोहानसन थे नहीं, हमने क्या कहा, एगो रिचर्ड्स ओवन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया बाबू, पार्थेनोजेनेसिस का निर्माण किया। बाबू किसने किया, रिचर्ड्स ओवन,
है ना। ओवन सिर्फ दिया हुआ है, फुल नेम क्या है, रिचर्ड्स ओवन है, यानी बी ऑप्शन हमारा पूरा का पूरा सही आंसर। अगला है कि समयुग्मकी पाई जाती है किस में, गजब का क्वेश्चन है बाबू। पादप में बात करें तो समयुग्मकी किस में पाया जाएगा, शैवाल में, है ना। समयुग्मकी किस में पाया जाएगा, शैवाल में पाया जाएगा। लेकिन बाबू इसमें शैवाल दिया है नहीं, अब मेढक दिया है, पक्षी दिया है, और फ्यूकस दिया है, और क्लेडोफोरा में दिया है। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि समयुग्मकी पाई जाती है, तो बाबू याद रखना है क्लेडोफोरा में, है ना। क्लेडोफोरा में बाबू समयुग्मकी पाया जाता है। अगर पादप में पूछे तो ध्यान में रखना है शैवाल में पाया जाता है बाबू समयुग्मकी। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा बाबू, क्लियर रखिए। और प्लीज आप लोगों से यही निवेदन है कि बायोलॉजी से मजाक मत करिएगा, बायोलॉजी पढ़िए बाबू, एकदम पूरा देखिए। बायोलॉजी आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पास करने के लिए ना पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा 16 चैप्टर का, है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद से पूरा का पूरा बाबू डिटेल में पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर इसका क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसका बाबू मॉडल पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी कहीं से भी पूछ दिया जाता है। इतना डीप इसका होता है ना, इतना डीप होता है कि ये कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला कि आवर्तबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है। बाबू जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं, तो आवर्तबीजी पौधों में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है, तो ये ट्रिप्लोइड होता है। ट्रिप्लोइड का मतलब क्या हो गया, 3n हो गया। तो बाबू यहाँ पे 3n हो गया, और सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है बाबू, ट्रिप्लोइड, है ना। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। बाबू सूक्ष्म प्रजनन में क्या लैंगिक संभव है, अलैंगिक संभव है। बाबू कौन सा जनन संभव है सूक्ष्म प्रजनन में, तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनन अंग भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, क्लोन का निर्माण होता है। क्लोन क्या होता है, हम आपको बता दें कि आकारकीय तथा आनुवांशिकीय रूप से जो समान जीव होते हैं, एक समान जीव होते हैं, उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं या एक पुंज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन की अपेक्षा थोड़ा सा कम समय लगता है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। वही है यहां पे कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं संभव है, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है। अब यहां पे उभयलिंगी है, कहीं कहीं पे दे दोगा द्विलिंगी। उभयलिंगी या द्विलिंगी एक ही होता है। तो अब उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी इसमें से कौन सा है, द्विलिंगी प्राणी उसे कहते हैं जो एक ही शरीर में नर और मादा दोनों निवास करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी। जैसे द्विलिंगी प्राणियों का मतलब मान लीजिए कि जोंक हो गया, पेटवर्म हो गया, हमारा केंचुआ हो गया, है ना, स्पंज हो गया, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, द्विलिंगी प्राणी होते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि कौन द्विलिंगी प्राणी है, बाबू मुर्गी है ना। एगो मुर्गी है तो बाबू मुर्गी में मुर्गा नहीं रहता है, मुर्गा अलग प्रजाति का है, मुर्गी अलग प्रजाति का है। बाबू सांप का एगो यहाँ पे याद रखना है, एगो नाग तो एगो नागिन। लेकिन बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो केंचुआ होता है ना, केंचुआ, केंचुआ में क्या होता है कि बाबू एक ही शरीर में क्या होता है, नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, यानी याद रखिएगा हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला कि इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो इष्ट में क्या होता है बाबू, हाइड्रा हो चाहे इष्ट हो, इसमें क्या होता है, एगो पादप के शरीर में क्या होता है, उभरा हुआ भाग निकलता है। अब ये क्या होता है, ये जो भाग होता है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके अपने क्या होता है, जनक से अलग हो जाता है और खुद संतति बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुलन। मुकुलन एक अलैंगिक जनन की विधि होती है जिसमें क्या होता है कि पौधे में एक मुकुल होता है, मुकुल का मतलब उभरा हुआ भाग निकलता है, और वो बाबू क्या होता है कि अपने पौधे से क्या होता है, समय के अनुसार क्या होता है, वो बड़ा होता है, और समय के अनुसार क्या होता है, अपने जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, खुद संतति बन जाता है। उसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन किसमें होता है, तो हाइड्रा हो चाहे इष्ट में हो, इसमें क्या होता है, मुकुलन होता है, बडिंग होता है। ये आप लोग बाबू ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो जो युग्मक होता है ना बाबू, चाहे मेल गैमेट्स हो, यानी गैमेट्स पूछा गया है कि व्हाट आर द यहाँ पे कॉमन टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी जो गैमेट्स यानी जो युग्मक होते हैं ना, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, ये कभी भी याद रखना है हैप्लोइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो बाबू एक गुणित, अगुणित, हैप्लोइड जो भी कहिए, यानी युग्मक सामान्यता क्या होगा, तो आपको क्लियर रखना है कि युग्मक सामान्यता हैप्लोइड ही होते हैं, अगुणित होते हैं, है ना, डिप्लोइड नहीं होता है। जो हमारा जाइगोट बनता है ना, युग्मनज, है ना, युग्मनज जाइगोट, ये जाइगोट हमारा क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, है ना।
बाबू तो युग्मक समान्यता क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा, चाहे मेल गैमेट्स हो चाहे फीमेल गैमेट्स हो, ये अगुणित होते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है, तो बाबू अगुणित का मतलब क्या, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी एन। बाबू आप किसमें कहिएगा, शैवाल में नहीं होता है, कवक में नहीं होता है, बाबू ब्रायोफाइटस होता है। ब्रायोफाइटस क्या होता है, अगुणित होता है। तो बाबू यहां पे क्या करिएगा, 21 का सी ऑप्शन आप राइट आंसर मारिएगा। बोलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बताइए फटाफट से। बहुत अच्छा क्लास है आज का। आगे बढ़ जाइए अगला कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। जो अदरक होता है ना, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। बाबू अदरक में कायिक प्रवर्धन, इतना इजी क्वेश्चन है, आंसर तो बताइए। अदरक में कायिक प्रवर्धन, बाबू अभी आपको नहीं पता है राइजोम, तो आपको पता है ना प्रकंद। अगर ऑप्शन रहे प्रकंद तो ये तो मार सकते हो ना बाबू। तो बाबू राइजोम के ही क्या कहा जाता है, प्रकंद कहा जाता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा, प्रकंद यानी राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला, कंद किसका रूपांतरण है। तो बाबू हमने क्या कहा कि जो कंद होता है ये क्या होता है, किसका भाग होता है कंद। कंद क्या तना होता है, क्या कली होता है या जड़ होता है। कंद क्या है, तो कंद एक तना है ना बाबू। कंद क्या है, कंद को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू यहां पे याद रखना है कि ट्यूबर जो होता है, ट्यूबर इज यहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट। तो बाबू यहां पे याद रखना है क्या, स्टीम। स्टीम का मतलब क्या, तना। क्या बाबू, तना। स्टीम कंद होता है, तना होता है मेरे बच्चे। आगे बढ़ जाइए अगला कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो जो काजू होता है, काजू हमारा नट फल है। ठीक है, काजू हमारा क्या है, नट फल है। सेब क्या है, मिथ्या फल है। यह भी आपको क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि जैमुल्स का निर्माण किसमें होता है। तो बाबू जैमुल्स का निर्माण हमने क्या कहा कि जैमुल्स का निर्माण होता है ईस्ट में, है ना। जैमुल का निर्माण किसमें होता है, जैमुल्स का निर्माण होता है ईस्ट में, है ना। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। बाबू याद रखना है जेमुल्स का निर्माण स्पंजों में होता है ना, हाइड्रा में ना ईस्ट होगा। ओहो देखिए, जेमुल्स का निर्माण बाबू हाइड्रा का होता है ईस्ट। ठीक है, और जेमुल्स किसमें बनते हैं, तो जेमुल्स बनता है स्पंजों में, स्पंजों में बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, याद रखना है कि हाइड्रा में क्या होता है, ईस्ट होता है। जेमुल्स का निर्माण किसमें होता है, स्पंजों में होता है। तो डी ऑप्शन लगाइएगा, स्पंज। हम थोड़ा सा घबरा गए थे। आगे बढ़ जाइए अगला। अगला यहां पे है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अब यहां पे अर्धसूत्री लिखा है ना, कभी कभी इंग्लिश में यहां पे अर्धसूत्री को दे देता है क्या, मियोटिक्स विभाजन। मियोटिक्स का मतलब होता है अर्धसूत्री। यानी बाबू यहां पे क्वेश्चन दे देगा कि 164 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री, मतलब याद रखना है कि विभाजन की आवश्यकता होगी। तो बाबू आपको पता है कि एगो मियोटिक्स में, एगो अर्धसूत्री विभाजन में 4 गो नर युग्मक बनते हैं। का नर युग्मक बनते हैं। एगो बाबू अर्धसूत्री विभाजन में 4 गो नर युग्मक बनते हैं। तो बाबू यहां पे याद रखना है 124 है, आपको अर्धसूत्री विभाजन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि एगो अर्धसूत्री में 4 गो नर युग्मक बनते हैं, तो 4 से क्या करिएगा, गुणा करा दीजिएगा। अब यहां पे क्या होगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, यानी 31 को क्या करना पड़ेगा, अर्धसूत्री को विभाजन करेंगे। तो फिर 31 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 124 शुक्राणु बनेंगे। यानी बाबू हमारा राइट आंसर क्या होगा, 31 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको याद रखना है कि एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 गो नर युग्मक बनते हैं। तो बाबू यहां पे याद रखना है कितना अर्धसूत्री को आप विभाजन करेंगे कि बाबू 124 को प्राप्त होगा। तो हम 31 को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो जब 31 में 4 से गुणा करेंगे क्या होगा, 124 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये आप लोग बाबू क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। अगर बिना निषेचन का बाबू याद रखना है कि पौधे का निर्माण करना हो। अब यहां पे सुनिएगा, अब इसमें निषेचन नहीं होता है बाबू, ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में बाबू यहां पे याद रखना है कि निषेचन, बिना निषेचन के बाबू उत्पन्न किया जा सकते हैं, निषेचन के द्वारा ही उत्पन्न होगा। प्रत्यारोपण में भी होगा, लेकिन बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कायिक प्रवर्धन है। अब यहां पे इसमें एक निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना निषेचन के क्या होगा, पौधा उत्पन्न करा दिया जाएगा। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, अब यहां पे सुनिए। कायिक प्रवर्धन वो होता है कि जो पौधे के कायिक भाग से, जड़ तना है ना, इन सब से क्या किया जाता है, नए पौधे का उत्पादन किया जाता है। यानी पौधे के कायिक भाग से नया पौधा उत्पन्न करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। और इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी बिना निषेचन के पौधे उत्पादन किसके द्वारा हो सकता है, बाबू याद रखना है कायिक प्रवर्धन। और यह अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, यह भी आप लोग
लोग स्पष्ट रखिएगा मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भ्रूण पोष में कितने यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं। तो बाबू भ्रूण पोष की बात किया जा रहा है, बाबू याद रखना है भ्रूण पोष। अब यहाँ पे बाबू हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड किसमें होता है? युग्मक, है ना। युग्मक का मतलब क्या? गैमिट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब बाबू जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, वो द्विगुणित होते हैं। लेकिन जो भ्रूण पोष होता है ना बाबू, ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोइड होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। तो ये तीनों जान गए आप, यानी ट्रिप्लोइड पूछा गया है कि भ्रूण पोष क्या होगा, तो भ्रूण पोष हमारा क्या होता है? त्रिगुणित, ट्रिप्लोइड होता है। हमारा युग्मक क्या होगा? अगुणित होगा। जाइगोट क्या होगा? द्विगुणित होगा। और बाबू भ्रूण पोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। तो मेरे बाबू ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब इसे क्या कहते हैं। अब यहां पे समझिए एकल जनन द्वारा बोला गया है कि जब संतान की उत्पत्ति में एक ही जनन अंग भाग ले उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो बाबू आपको पता है ना कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनन अंग भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। तो बाबू अलैंगिक है जी। लैंगिक में क्या होता है कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनन अंग भाग लेते हैं, मेल फीमेल दोनों का भाग लेना जरूरी है, वो क्या कहलाएगा? लैंगिक। अलैंगिक में क्या होगा? या तो मेल भाग लेगा या तो फीमेल भाग लेगा। तो बाबू उसे क्या कहते हैं हम लोग? अलैंगिक, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ जाइए कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। तो जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है ना, वो होता है बाबू सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, यानी द्वितीय केंद्रक होता है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को, है ना। ये सब क्या है? क्वेश्चन बैंक हम आपका करा रहे हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का। जितना चैप्टर तक 100 क्वेश्चन पहुंच जाए, हो सकता है कि 3 ही चैप्टर तक क्या हो 100 क्वेश्चन पहुंच जाए, तो 3 ही चैप्टर तक होगा, 100 क्वेश्चन बस हो जाए। अब देखिए स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की संरचना बनाने के लिए भी हमने आपको सिखाया था कि इसको इस प्रकार से क्या करना है? बनाना है। शुक्राणु की संरचना आपको क्या करना है? कुछ इस प्रकार से बाबू आपको बनाना है, ये हमने आपको सिखाया हुआ था। बाबू यहाँ पे हमने आपको सिखाया हुआ था, बाबू यहाँ पे क्या है कि स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में, ये जो हमारा मध्य भाग होता है ना शुक्राणु का, है ना, ये जो मध्य भाग होता है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने संरचना बना के दिखाया हुआ था। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो क्या करता है? शुक्राणुओं को संचलन करने के लिए, है ना, संचलन माने गति करने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा को प्रदान करता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। शुक्राणुओं के मतलब याद रखना, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बढ़िए कि मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा जनन किसमें होता है? 2015 के एग्जाम में आया हुआ था कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा ईस्ट, है ना। तो बाबू ईस्ट है ना, तो ईस्ट को मार देंगे। आगे बढ़िए कि मनुष्यों में बाबू मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, गैमेट, है ना। बाबू याद रखना है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बाबू युग्मक पूछा है ना, और युग्मक में कितना होता है गुणसूत्र? 23 होता है, 23 गो, है ना। बाबू अगर पूछेगा मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बाबू आप क्या कहिएगा? 23 गो होता है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, ओनली मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गो गुणसूत्र होते हैं। कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन पूछा जाएगा कि गुणसूत्रों की संख्या किस में? युग्मकों में। तो युग्मक में बाबू कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि इनमें से कौन सा अंड प्रजनक प्राणी है? कौन अंडा देता है? मुर्गियों अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, और सांप भी अंडा देता है। तो क्या करेंगे? ये सारे के सारे क्या है? अंड प्रजनक है। आगे बढ़िए अगला कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। बाबू निषेचन की ऐसी प्रक्रिया जो जीवों के शरीर के बाहर हो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी निषेचन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? जो निषेचन की क्रिया होती है वो जीवों के शरीर के बाहर होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन होता है एकलौता, इसमें क्या है? मेढक है। तो मेढक में क्या होगा? बाह्य निषेचन। मनुष्य में आंतरिक निषेचन, घेघा में आंतरिक निषेचन, हिरण में आंतरिक निषेचन। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप का मतलब क्या? उभयलिंगी का मतलब हमने क्या कहा? द्विलिंगी, यानी एक ही पादप के अंदर नर और क्या हो? नारी दोनों हो, मेल और फीमेल दोनों हो। यानी यहां पे क्या होगा? पपीता,
उभयलिंगी बाबू नहीं होता है, ये बाबू एक लिंगी है। पपीता एक लिंगी है, बाकी मक्का उभयलिंगी है, गुड़हल उभयलिंगी है, सरसों उभयलिंगी है। बाबू पपीता क्या होता है, पपाया जो होता है क्या होता है, एक लिंगी होता है। ये आप लोग ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। देखिए कई बार आया 16, 17, 17 है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी या द्विलिंगी उसी को कहते हैं जिसके एक ही शरीर में क्या हो, नर और मादा दोनों पाए जाते हो। तो बाबू यहां पे याद रखिएगा जोक, जोक हमारा उभयलिंगी होता है। फीताकृमि हो गया, केचुआ हो गया, पेटर्म हो गया, है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कौन नहीं है, तो बाबू केचुआ भी होता है, लेकिन नहीं कौन सा है, घरेलू मक्खी बाबू नहीं होती है, तो घरेलू मक्खी को हम लोग राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो बाबू उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, यानी इन विट्रो कहा जाता है। बाह्य निषेचन को क्या कहा जाएगा, इन विट्रो, और इन विट्रो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला अगला है कि निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है। अब गजब का क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर 2 आइए, चैप्टर 2 आइए। अब यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है। पुमंग क्या होता है बाबू, एक बार आप लोग बताइएगा, जो पुमंग होता है क्या होता है। ये जैसे हम पुष्प की संरचना बना रहे हैं, यहां पे देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पुष्पवृंती हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। यहां पे ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पुष्पासन। कुछ इस प्रकार से होता है पुष्पासन, आपको पता होगा। उसके बाद से क्या हो गया, बाह्य दल पुंज हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं, बाह्य दल पुंज होते हैं, है ना। उसके बाद से बाबू क्या होता है, दल पुंज होता है, जो कि कलरफुल होते हैं। ये क्या हो गया, हमारा दल पुंज हो गया। ये कई भी प्रकार के हो सकते हैं, ये दल पुंज कलरफुल होते हैं, ये दल पुंज हो गया। उसके बाद से होता है पुमंग, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया बाबू, पुमंग हो गया। उसके बाद जो होता है ना बाबू, ये हमारा होता है, ध्यान में रखना है क्या, ये हमारा होता है जयांग, यानी स्त्री केसर। ठीक है, ये हमारी पुष्प की संरचना हो गई। अब बाबू यहां पे याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंग का निर्माण होता है। तो पुमंग किसे कहते हैं, तो बाबू याद रखना है कि पुंकेसर के, बाबू याद रखना है कि सबसे पहली बात कि पुंकेसर किसे कहा जाता है। तो बाबू पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। यानी बहुत सारे पुमंग होते हैं एगो पुष्प में, तो उसके एगो पुमंग को लीजिएगा ना, यानी पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर मिल मिल के ही क्या बनाता है, पुमंग का निर्माण करता है। अगर इतने सारे पुमंग है, इसमें से एगो निकाल दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। यानी पुमंग की इकाई, यानी पुमंगों में से एगो पुमंग को क्या कहेंगे हम लोग बाबू, क्या कहेंगे, उसी को कहा जाता है पुंकेसर। यानी पुंकेसर ही पुमंगों का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए 2025 में कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, इतना ज्यादा हल्का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होगा। तो बाबू क्या रखिएगा, पुंकेसर में पुमंगों का निर्माण होता है, क्योंकि पुमंग की इकाई को ही क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। बताइए बाबू, क्लियर हो गया, क्लियर, चले बहुत बढ़िया, चले चले क्लियर। आगे बढ़ जाइए। अगला कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। किसमें नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन बाबू हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि कौन उभयलिंगी है, कौन उभयलिंगी नहीं है। अब 2025 में यही क्वेश्चन को थोड़ा सा लपेट के पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा युग्मक एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो बाबू आपको पता है हमने क्या कहा, पपीता एक लिंगी होता है, गलत। टमाटर एक लिंगी होता है, बैगन जो होता है एक लिंगी होता है, लेकिन जो खीरा होता है ना, खीरा, ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है। तो बाबू इसमें क्या होगा, नर और मादा दोनों पाए जाएंगे। तो वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा पुष्प एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो बाबू आपको ध्यान रखना है, बैगन नहीं होगा बाबू, खीरा हो जाएगा, खीरा राइट आंसर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो बाबू किस भाग से लौंग प्राप्त होता है, तो कली से प्राप्त होता है ना। लौंग कहां से प्राप्त होता है, कली से लौंग प्राप्त किया जाता है, कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि नारियल के मध्य भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। बाबू ये कड़ी होता है, गुद्देदार होता है ना। नारियल का तरल एवं गुद्देदार पदार्थ क्या कहलाता है, भ्रूणपोष, है ना। नारियल का मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होता है, गुद्देदार होता है। 2025 का ही है बाबू, कब का है, 2025 का। सर 21 में ऑल होगा, एक बार चेक कर लीजिए, रुकिए। एक बच्ची 21 पूछ रही है, हो सकता है कि पढ़ाते समय हमको डिस्टर्ब हो गया हो, चाहे हो सकता है बच्ची का क्लियर हो। एक बार 21 चेक कर लेने दीजिए बाबू हमको। ओहो,
निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होगा? बाबू याद रखना है, शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में और सभी में। पादप काय अगुणित बाबू याद रखना है, शैवाल, ब्रायोफाइटस, कवक ना बाबू, इसी में होगा ना, खाली ब्रायोफाइटस में होता है ना, ब्रायोफाइटस में होता है, शैवाल में कहां होता है? ऑल नहीं होगा ना हमारे हिसाब से, लेकिन ठीक है इसको छोड़िए, हम चेक कर देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो बाबू ब्रायोफाइटस में ही होता है, हम 90% इस बात से क्लियर है। ठीक है, बाकी इसको हम चेक करके बता देंगे। ठीक है, अब चलिए कहां पे थे बाबू हम लोग यहां पे थे। चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? अब बाबू याद रखना है कि लघु बीजाणुधानी कहां पे होता है, सिंपल सी बात कि लघु बीजाणुधानी बाबू अगर आपसे पूछा जाता है कि लघु बीजाणुधानी है क्या, तो बाबू जब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, इस प्रकार से पुंकेसर होता है। जब पुंकेसर का हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कट करते हैं, है ना बाबू, हम लोग क्या करते हैं, पुंकेसर का सेक्शन कट करते हैं, तो बाबू ये इस प्रकार की संरचना होता है, ये इस प्रकार का क्या होता है, संरचना होता है। और चारों कोनों पे क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है, जो 4 परतों का होता है। क्या होता है, चारों कोनों पे क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है, जो क्या होता है, 4 परतों का होता है बाबू। 2 पाली वाली संरचना होती है, जिसमें 4 पाली वाली संरचना होती है, और चारों कोनों पे क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, किसका निर्माण होता है, एक बार बता दीजिए। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर ही परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो लघु बीजाणुधानी है ना, ये 4 परतों वाला होता है, जिसमें से सबसे अंदर का परत क्या होता है, तो बाबू सबसे अंदर का परत क्या होगा, एक बार बता दीजिएगा, टेपिटम, जो स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है। उसके बाद से अंतःस्थियम हो गया, मध्य त्वचा हो गया, बाह्य त्वचा हो गया। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन कौन सा नहीं होता है, तो बीजांड द्वार इसमें होता है जी, नहीं होता है। तो यहां पे यही तो पूछा गया कि कौन हिस्सा नहीं है, तो बीजांड द्वार नहीं है। कौन सा नहीं है, बीजांड द्वार नहीं है, बीजांड द्वार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कैसे, क्योंकि बाबू हमने लघु बीजाणुधानी क्या कहा कि जब हम परागकण का सेक्शन कट करते हैं तो बाबू चारों कोनों पे, चारों पालियों में एक लघु बीजाणुधानी होता है। और लघु बीजाणुधानी कितनी बाबू, इसका कितना लेयर होता है, 4 गो लेयर होता है, जिसमें सबसे अंदर का जो लेयर होता है टेपिटम होता है, जो स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है। उसके बाद क्या होता है, अंतःस्थियम होता है बाबू, बाह्य त्वचा होता है, मध्य त्वचा होता है, लेकिन बाबू बीजांड द्वार तो नहीं होता है। तो ये हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए कि आवर्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन 2 नर युग्मक बनते हैं? तो बाबू हमने क्या कहा कि जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं, तो इसमें जनन कोश का विभाजन होता है। हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि जब जनन कोश का विभाजन होता है तो रास्ते में ही क्या होता है, 2 नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है ना। क्या होता है, 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। यानी आवर्त बीजी पौधे में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात बाबू याद रखना है कि 2 नर युग्मक बनते हैं, तो जनन कोश का विभाजन होता है, और उसमें 2 नर युग्मकों का क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंड समुच्चय से नहीं जुड़ता है? तो अंड समुच्चय से बाबू सहायक कोश का जुड़ता है, मतलब अंड जुड़ता है, तंतु रूप समुच्चय जुड़ता है, लेकिन बाबू प्रतिवयसांत कोशिका नहीं जुड़ता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। एंटीपोडल कोशिकाएं जो होती है ये नहीं जुड़ती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगला कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो याद करने वाला चीज है कि पिस्टिलेट क्या है, तो एक लिंगी स्त्री पुष्प वाले पौधों के लिए है। कहीं पे एक लिंगी स्त्री, द्विलिंगी पुष्प के लिए नहीं, एक लिंगी नर पुष्प के लिए नहीं, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। तो यहां पे कहीं पे है जी, हाँ एक लिंगी स्त्री, पुरुष ना होगा जी, पुष्प होगा। एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। ठीक है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, यानी जो हमारा जयांग है, जयांग क्या है, स्त्री दल पुंज है। अब जयांग किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है। ये बाबू क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है ना। ये बाबू इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एस्टिग्मा होता है। एस्टिग्मा का मतलब क्या होता है बाबू, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये होता है वतिकाग्र होता है। ये लंबा वाला जो रचना क्या होता है, स्टाइल होता है।
स्टाइल होता है जिसे वर्तिका कहते हैं, और ये क्या होता है, ओवेरी होता है जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, है ना। यानी स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, तो बाबू क्या होता है, जो घुंडी सी संरचना होती है इसे क्या कहते हैं बाबू, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहते हैं। बाबू ये जो लंबी सी संरचना होता है उसे स्टाइल कहते हैं यानी वर्तिका कहते हैं। और जो बाबू ये क्या होता है, जो बड़ा गोला सा होता है इसे क्या करते हैं, ओवेरी, ओवेरी यानी अंडाशय कहते हैं। यानी ये सभी के सभी भाग क्या है, स्त्री दल चक्र के हैं पुष्पों में, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला, कि पादपों में एम्फिबियंस या उभय, मतलब याद रखना है कि उभय स्थानिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पादपों में एम्फिबियंस हो चाहे यहां पे उभय स्थानिक हो, ये बाबू ब्रायोफाइटस से संबंधित होते हैं, ब्रायोफाइटस से। उभय स्थानिक हो चाहे एम्फिबियंस हो, ये बाबू किसमें होते हैं, क्लियर रखना है, ब्रायोफाइटस। आगे बढ़ जाइए कि भ्रूण पुष्प वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो भ्रूण पुष्प वाले जितने भी बीज होते हैं उसे एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, कहीं पे एंडोस्पर्मिक। भ्रूण पुष्प वाले बीजों को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक, यानी हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। तो बाबू जलीय जंगली घास, बाबू यहां पे ट्रपा जो है ना, जलीय जंगली मांस का पौधा माना जाता है। जलीय जंगली क्या है, मांस है, लेकिन घास नहीं है। वही बात किया जाए जलकुंभी, तो क्या है, जलकुंभी क्या है, जलीय जंगली घास है। अगर बात किया जाए हाइड्रिला, हाइड्रिला क्या है, जलीय जंगली घास है, और इसमें क्या होता है, रंध्र तथा जोड़ी का अभाव होता है। वही क्वेश्चन है कि कौन जलीय जंगली घास है, तो बी और सी दोनों क्या हो जाएगा, जलीय जंगली घास हो जाएगा। तो बाबू इस क्वेश्चन को भी क्लियर रखिएगा। ईश्वरीय कुशवाहा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए अगला, कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। अब बताइए वायु परागण किसमें नहीं होता है। वायु परागण क्या होता है कि जब परागकण की क्रिया, बाबू याद रखना है कि वायु के माध्यम से होता है ना, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण की क्रिया कहते हैं। यानी जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा किसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। और वायु परागण किस किस में होता है, तो बाबू ध्यान में रखना है, घास में वायु परागण, है ना बाबू। गेहूं में क्या होगा, वायु परागण होगा। अब यहां पर देखिए मक्का, मक्का बाबू क्या होगा, वायु परागण होगा, है ना। बचा क्या यहाँ पे, सेल्विया, सेल्विया में क्या होता है, कीट परागण होता है। सेल्विया में क्या होता है, कीट परागण होता है। तो बाबू हमसे क्या पूछा, कौन वायु परागण नहीं होगा, तो आपको स्पष्ट पता लग गया कि जब सेल्विया में कीट परागण हो रहा है तो इसमें वायु परागण की क्रिया नहीं होने वाली। और परागकण की क्रिया किसे कहते हैं, बाबू ध्यान में रखना है कि जब किसी पुष्प का परागकण बाबू किसी दूसरे जाति के पुष्प या किसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, उसे परागकण की क्रिया कहते हैं। और वायु परागण किसे कहते हैं, तो जब किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा, हवा के द्वारा किसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है, उसे हम लोग वायु परागण के नाम से जानते हैं। अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन, यानी स्वपरागण की क्रिया क्या होता है। अब स्वपरागण भी दो प्रकार के होता है। सबसे पहले स्वपरागण समझिए कि यदि किसी पुष्प का परागकण बाबू उसी पौधे के किसी पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब इसमें होता है क्या, स्वयं परागण और सजात परागण, सजात पुष्पी परागण। यानी अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन पौधे में स्वपरागण की क्रिया होती है, क्या एक लिंगी पुष्पों में होता है ना बाबू। स्वपरागण की क्रिया क्या होता है, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। ध्यान रखना है, द्विलिंगी पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है। बाबू किसमें होता है, इन यहां पे बाइसेक्सुअल प्लांट, है ना। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, द्विलिंगी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए अगला, कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। बाबू यहां पे क्वेश्चन क्या है कि अगुणित, अगुणित का मतलब क्या, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो बाबू ये किसका है, अनावर्त बीजी का है ना, आवर्त बीजी का नहीं होता है, एंजियोस्पर्म का होता है ना बाबू। क्या हो जाएगा हमारा, अनावर्त बीजी का हो जाएगा। यहां पे 53 का आप लोग क्या मारिएगा, बी मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कायिक प्रवर्धन नहीं है। बाबू कायिक प्रवर्धन हमने क्या कहा कि पौधे के कायिक भाग से नया पौधा उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह परकंदों के द्वारा हो सकता है, शाखा के द्वारा हो सकता है, चूसक के द्वारा हो सकता है, लेकिन ये तो चल बीजाणु है। चल बीजाणु तो कुछ नहीं होता है ना बाबू। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या, पौधे के कायिक भाग से नए पौधे को उत्पन्न करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है ना। अब बोला जा रहा है कौन सा नहीं है, तो चल बीजाणु इसमें से नहीं है। आगे बढ़ जाइए अगला, कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। अब आप लोग बताइए कूट फल कौन सा है, मिथ्या फल कौन सा है, कौन सा है कूट फल, एक बार राइट आंसर बताइए। देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर दे देता है, फटाफट से एक बार कूट फल के बारे में बताइए। तो कूट फल इनमें से कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए, तो कूट फल कौन सा है।
गुड फल कौन सा है, फटाफट से। चंचल कुमार आपका नाम ले लिए। सेब 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 एप्पल, माँ का लाडला। रिजवाना सेड मशरक विपुल सेब सेब सेब, बहुत बढ़िया। इसे मिथ्या फल भी कहा जाता है। किस फल का हम लोग पुष्प खाते हैं, तो बाबू सेब का पुष्प खाया जाता है। अगला यहाँ पे भ्रूण पोष का कार्य क्या है, तो भ्रूण पोष का कार्य होता है क्या, लिंग का निर्धारण करना, भ्रूण बनाना नहीं, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण पोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। बाबू असंग जनन द्वारा किस पौधे में बीज का उत्पादन होता है, तो बाबू ऑस्ट्रिया और घास में होता है। तो यहां पे याद रखना है एस्ट्रियस और घास में होता है, ये याद रखिएगा, क्लियर कट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए कि भ्रूणपोष क्या है, तो भ्रूणपोष क्या होता है आप लोग बताइएगा। क्या ये बाबू भ्रूणपोष जो है द्विगुणित होता है, तो हमने क्या कहा कि बाबू अगुणित होता है, वो क्या होता है बाबू गैमेट्स अगुणित होता है। अगर बोला जाएगा द्विगुणित तो जाइगोट जो हमारा होता है ना, ये द्विगुणित होता है। लेकिन भ्रूणपोष को हमने क्या कहा, ये ट्रिप्लोइड होता है, त्रिगुणित होता है। बताइए त्रिगुणित हमने किसको कहा, तो त्रिगुणित कहा बाबू किसको, बाबू भ्रूणपोष को, भ्रूणपोष को कहा हमने। आगे बढ़ जी, अगला निम्नलिखित में से किसमें जल के द्वारा परागण होता है, यानी जल के द्वारा परागण किसमें होगा, एक बार आप लोग बता दीजिए कि जल के द्वारा परागण किसमें होगा। बहुत सारे बच्चे बी और सी मारते हैं, इसमें बाबू गलत हो जाएगा। यानी अगर परागकण की क्रिया जल के द्वारा हो रहा है उसे क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। अब जल परागण बाबू यहां पे याद रखना है कि जलकुंभी में भृंग परागण होता है, कमल में बाबू कीट परागण होता है, हाइड्रिला में जो होता है क्या होता है, जल परागण होता है। हाइड्रिला में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जल परागण होता है। तो ये हमारा हाइड्रिला राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए कि भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिकाएं होती है, तो भ्रूणपोष की जो सेंट्रल कोशिकाएं होती है ये द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्लियर रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला अगला है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, यानी बीज के ऊपर का आवरण किस फल का खाते हैं, किस फल का हम लोग बीज चोल खाते हैं। तो बीज चोल खाया जाता है बाबू जायफल का, शरीफा का, लीची का, ये सब का बीज चोल खाया जाता है, बीज के ऊपर का आवरण है ना, बीज चोल इन सभी का खाया जाता है। अगला कि परागकण मुख्यतः होते हैं, तो बाबू परागकण जो होंगे ये क्या होंगे, स्पोरोफाइट होंगे, नर युग्मक होगा, युग्मक होगा। तो बाबू जो परागकण होते हैं तो ये तो मेल गैमेट्स होते हैं। ये जो परागकण होते हैं जो पुंकेसर से प्राप्त होते हैं ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं ना, नर युग्मक होते हैं ना। तो आप डायरेक्ट मारिएगा ना नर युग्मक। आगे बढ़ जाइए, अगला की पराग भित्ति होती है बाबू, पराग भित्ति कितनी स्तरीय होती है, तो ये टू लेयर का होता है। पराग भित्ति 2 लेयर का होता है, द्विस्तरीय होता है, कई स्तरीय नहीं होता है बाबू, द्विस्तरीय होता है पराग भित्ति, क्लियर रखिएगा बात को। पराग भित्ति द्विस्तरीय होता है, क्लियर रखिएगा। ललिता आगे बढ़िए, अगला है कि वायु परागित पुष्प सामान्य तो होते हैं। अब सुनिए यहाँ पे वायु परागण होता है, जल परागण होता है बाबू, और क्या क्या होता है, कीट परागण होता है। तो बाबू याद रखना है कि वायु परागण में परागकण की क्रिया वायु के द्वारा होगी, वायु चलेगा और परागकण उड़ के जाके क्या करेंगे कि बाबू भौतिकाग्रतर जाके बाबू क्या करेंगे, बैठ जाएंगे और वहां पे क्या होगा, परागकण की क्रिया हो जाएगा। जल परागण में क्या होगा कि जल के माध्यम से परागकण क्या होगा, संपन्न होगा। लेकिन बाबू एक होता है कीट परागण। अब कीट परागण में क्या होता है कि कीटों के द्वारा क्या होता है, परागकण की क्रिया संपन्न होगी। तो बाबू जब यहां पे मान लेते हैं कि कीट है, कीट में मान लेते हैं मधुमक्खी। अब बाबू मधुमक्खी किस फूल पे जाएगी, वो तो किसी भी फूल पे तो जाएगी नहीं, किसी फूल में खासियत होगा, किसी फूल में क्या होगा, वो बात होगा, तभी तो वो कीट जाएगी ना उस फूल पे। तो बाबू जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो बाबू क्या होते हैं, खूब सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं, बड़ा बड़ा होता है, गुच्छा में खिलता है, उसमें नेक्टर स्रावित होता है, अमृत स्रावित होता है। इसी बहाने क्या करते हैं, जो परागकर्ता जाते हैं और बाबू क्या करते हैं, लालच से क्या करते हैं, परागकर्ता जाते हैं और वो जो कीट परागित पुष्प होता है ना, वो उसी बहाने क्या कर लेता है, परागकण की क्रिया संपन्न करा लेता है। यानी कीट परागित पुष्प के लिए बाबू पुष्प क्या होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसमें सुगंध होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर वायु परागित हो
हो, जल परागित हो, तो इसमें सुंदर नहीं होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए बाबू, सुगंध नहीं होता है। यानी बाबू जो वायु परागित पुष्प है, अब इसमें तो वायु के द्वारा परागण की क्रिया होगी, इसमें तो कीट की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा और रंगहीन होगा, आकर्षक बिल्कुल नहीं होगा। आकर्षक होगा कौन, तो जो कीट परागित पुष्प है जिसमें कीटों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न कराना है, तो यहां पे क्या होगा, छोटा होगा और क्या होगा बाबू, रंगहीन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एक होता है एंटीमोफिलस, एंटीमोफिलस में कीट द्वारा, एनीमोफिलस में हवा के द्वारा परागण होता है। क्लियर, याद रखिएगा, ये क्या है, एनीमोफिलस, एनीमोफिलस में क्या होता है, हवा के द्वारा परागण होता है। अगर बोल दिया जाए एंटीमोफिलस, यहां पे क्या है, एनीमोफिलस, एनीमोफिलस में हवा, एंटीमोफिलस, तो बाबू एंटीमोफिलस में क्या होगा, कीट द्वारा होगा। ये बाबू दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एंटीमोफिली में क्या होगा, चाहे एंटीमोफिलस भी लिखा होता है वहां पे कीट परागण, एनीमोफिलस में हवा के द्वारा। अगला कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है और इस गुण को क्या कहते हैं, 2024 में भी आया हुआ था शायद बाबू। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पादप कोशिका से एगो पूर्ण पौधा बन सकता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता था टोपीपेटेंसिस, पूर्ण सशक्तता, है ना, टोपीपेटेंसिस यानी पूर्ण सशक्तता। यानी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण सशक्तता तो दिया नहीं है लेकिन टोपीपेटेंटिस दिया हुआ है, तो टोपीपेटेंटिस हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर करेंगे। अब देखिए कि प्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पीईजी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब यहाँ पे जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब जयांग और स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है युक्तांडपी, है ना, युक्तांडपी कहा जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो बाबू याद रखना है, इमेस्कुलेशन संबंधित होता है संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, संबंधित होता है। अगला, इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है, देखिए कई बार पूछा, 2016 में पूछा लगातार, 2017 में भी पूछा, फिर 2021 में भी पूछा यह क्वेश्चन कि किसका हम लोग पुष्पासन खाते हैं, चाहे किसका हम मांसल पुष्पासन खाते हैं। तो बाबू आपको याद रखना है कि हम मांसल पुष्पासन किसका खाते हैं, हम सेब का क्या खाते हैं, पुष्प खाते हैं, मांसल पुष्पासन खाते हैं। अगला कि गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है, तो बाबू परागण की क्रिया गेहूं में हमने क्या कहा कि वायु के द्वारा गेहूं में होता है। गेहूं में किसके द्वारा होता है, मक्का में किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, तो बीजांड ही आगे चल के ना बीज बन जाता है बाबू, बीजांड ही आगे चल के क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। अगला, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बाबू राइजोम पाया जाता है जंतु कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया बाबू पाया जाता है। मानव शुक्राणु का मध्य भाग होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी जंतु कोशिका में ही होता है। गोल्जिकाय बॉडीज का बना होता है हमारा ये सब, है ना, एक क्रोमोसोम, ये सब किसका बना होता है, गोल्जिकाय बॉडीज का, जो कि बाबू जंतु कोशिका में है। लेकिन पादप कोशिका में ना क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जी, तो ये पादप कोशिका का है। और हमसे पूछा गया कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जब ये पादप कोशिका में पाया जाएगा तो ये जंतु कोशिका में तो नहीं पाया जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि एनाट्रोपस बीजांड होता है बाबू, उल्टा होता है एनाट्रोपस बीजांड। अगला, इनमें से कौन सा पौधा जलोभिधि है, यानी जल वाला पौधा कौन सा है, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा आप लोग खाते हैं ना, सिंघाड़ा, है ना, पानी फल जिसको बोला जाता है, पानी फल, ये जलोभिधि पौधा है। अगला कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित शुक्राणुओं को पोषण दिया जाता है, चैप्टर 3 का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है। अब बाबू ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाबू विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त किया जाता है, 2025 का ये क्वेश्चन है कि किसके द्वारा विकासशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है। तो बाबू याद रखना है कि जो हमारा, याद रखिएगा कि जो हमारे शुक्राणु बनते हैं कहां पे बनते हैं, वृषण में बनते हैं। आप सभी को पता है कि वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और उसी में एगो क्या होता है प्यारे बच्चों, सर्टोली कोशिका पाया जाता है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, विकसित शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है ना बाबू, क्या करता है, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, इसका पोषण प्रदान करता है कौन, सर्टोली कोशिका। यानी कौन, मतलब किसके द्वारा विकासशील शुक्राणुओं को पोषण मिलता है, तो पोषण देने का काम, उसकी सुरक्षा का काम जो करता है बाबू सर्टोली कोशिका करता है, जो वृषण में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रित किया जाता है। सर्टोली कोशिका कहां पाया जाता है, तो मानव वृषण में, है ना। और बाबू ये क्या करता है,
बाबू शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। और बाबू अगर यही पूछा जाएगा कि इसको नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो एफएसएच हार्मोन करता है। नियंत्रित करने का काम एफएसएच हार्मोन करता है सर्टोली कोशिका को। चलिए आगे बढ़ जाइए। 2025 का ही क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है। तो जो मनुष्य में शुक्राणु होते हैं कहां पे होते हैं, तो बाबू आपको याद रखना है कि मनुष्य में शुक्राणु बनते हैं कहां पे, वृषण में। अब वृषण में ही होता है सर्टोली कोशिका जो इसको पोषण देता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है, तो बाबू पहली बात तो योनि की तो बातें मत करिए, क्योंकि शुक्राणु मेल में बनता है। बाबू यहाँ पे स्त्री जनन मांगी है तो स्त्री का हो गया, ये हटा ही दीजिए। बाबू शुक्राणु का बात किया गया है तो किसमें बनेगा, वृषण में बनेगा। बाबू यहाँ पे क्या होगा, और क्षमता कहां विकसित होगी, तो वृषण में ही विकसित होगी, क्योंकि वृषण में ही क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए अगला कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा हुआ होता है। अब बताइए कितना मस्त क्वेश्चन है। हम बाबू मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का चित्र बनाए थे, जिसमें हमने बनाया था प्रथम पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक। उसके बाद से हमने क्या कहा कि 1214 दिनों बाद क्या होता है कि बाबू वो फटता है, उसके बाद से क्या होता है, अंडाशय में से अंडाणु निकलते हैं। यानी बाबू याद रखना है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात यहाँ पे अंडाणु किस कोशिका समूह में घिरा हुआ होता है, तो आकारीय किरीट यानी कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ था। बताइए आगे बढ़ जी अगला कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। तो अगुणित कौन सा है बाबू, आप बताइए। तो बाबू यहाँ पे अंड जननी अगुणित नहीं है, प्राथमिक अंडक ये भी युग्मनज द्विगुणित, लेकिन द्वितीयक अंडक जो होता है ना ये अगुणित होता है। द्वितीय अंडक अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। आगे बढ़ जाइए अगला कि संभरता के कितने महीने के बाद भ्रूण के पाद उंगलियां विकसित होती है। 2024 का क्वेश्चन है कि बाबू जब संभरता का मतलब क्या होता है कि जब वोमेन जो क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रेगनेंसी आ जाती है, जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो बाबू कितने महीनों के बाद उसके जो शिशु पल रहा है उसकी उंगलियां विकसित हो जाती है। तो बाबू दूसरे महीने के अंत में ये होता है, दूसरे महीने के अंत में होता है। तो दूसरा माह ही हम लोग मारेंगे ना 83 का, दूसरा माह ही हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। अब आप लोग बताइए कि भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है पीत पिंड। ये बाबू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पढ़ाए थे ना, तो उसमें हमने आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई थी। कौन, पीत पिंड। आगे बढ़ जाइए कि शुक्राणुओं का संचलन किनके द्वारा होता है। तो बाबू शुक्राणु संचलन करते हैं पूंछों के द्वारा, लेकिन इसके लिए ऊर्जा कौन देता है, शुक्राणु संचलन करता है पूंछों के द्वारा, लेकिन इसको ऊर्जा देता कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब नर आकार की मादा से भिन्न हो तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यौन द्विरूपता, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि होमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ना ये कुकुर में ना ये घोड़ा में, बाबू ये मानव में पाया जाता है अपरा। अपरा किसमें, मानव मादा में अपरा पाया जाता है। अगला कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल कितना अंडा उत्पन्न कर सकती है। तो बाबू आपको पता है कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडा उत्पन्न करती है लगभग। तो 400 आप लोग राइट आंसर करिएगा। आगे बढ़िए कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। तो बाबू नर जनन तंत्र, नर में गर्भाशय होगा, पादप में होगा गर्भाशय। बाबू किसमें होता है, मादा स्त्री जनन तंत्र से गर्भाशय मानव मादा में एक होता है। कितने लेयर का होता है, 3 लेयर का होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना होती है। परिपक्व को मतलब याद रखना है, परिपक्व को यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे ही बना रहे हैं। ये शुक्राणु है मान लीजिए, है ना, ये बीच में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये शुक्राणु है, इसके सर पे एक टोपी नुमा संरचना होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसे कहते हैं एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम ये किसका बना होता है, गोल्जिकाय बॉडीज का। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं, 64 कूटों की संख्या होती है। आगे बढ़िए द्विगुणित संरचना कौन सा है, तो अंड। अंड जो होता है बाबू ये अगुणित, है ना, और यहाँ पे याद रखना है द्वितीय केंद्रक यहाँ पे अगुणित, है ना, है ना, ये भी क्या होता है अगुणित। लेकिन बाबू यहाँ पे युग्मनज है,
और युग्मनज क्या होता है, तो हमारा द्विगुणित होता है। आगे बढ़िए कि जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन एक वृद्धि हार्मोन है, नर वृद्धि हार्मोन होता है। तो ये क्या है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन नहीं दिया है तो वृद्धि एंजाइम मार देंगे। आगे बढ़िए कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो हमने क्या कहा, वृषणों में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या करता है, तो बहु याद रखना, शुक्राणुओं का सुरक्षा प्रदान करना है ना, पोषण प्रदान करना। आगे बढ़िए कि ग्राफियन फोलिकल पाए जाते हैं। अब ये भी अगर आप लोग नहीं बता सकते हैं कि ग्राफियन फोलिकल्स कहां पे पाए जाते हैं, यानी ग्राफियन पुटक जब हमने मानव मादा का जो अंडाशय है उसका अनुप्रस्थ कांड क्षेत्रफल में बताया कि किस प्रकार से क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है। उसमें पहले बनता है प्रथम पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, फिर वो क्या होता है, फटता है, तो 14 दिन बाद क्या होता है, अंडाणु उसमें से निकलते हैं। यानी ग्राफियन फोलिकल पाए जाते हैं। तो बाबू याद रखना है, मानव के थायराइड में ना, मेढक के अंडाशय में ना, मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है। तो क्लियर रखिएगा। आगे बढ़िए कि गैमेट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमेट के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी युग्मक निर्माण को युग्मक क्या, युग्मक जनन कहते हैं। यानी गैमेट का मतलब युग्मक, युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस, यानी क्या कहेंगे इसे हम लोग, युग्मक जनन कहेंगे। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना क्या होगा बाबू, शुक्राणु हमारा जो होते हैं अगुणित, अंडाणु जो हमारा होते हैं अगुणित, भ्रूणपोष हमारा होता है त्रिगुणित, और बचा क्या हमारा, युग्मनज जाइगोट हमारा होता है द्विगुणित। हमसे क्या पूछा है, द्विगुणित। शुक्राणु अगुणित, अंडाणु अगुणित, भ्रूणपोष त्रिगुणित, और ये जो युग्मनज होता है यही तो द्विगुणित होता है। अगला, शुक्राणु किसकी मदद से जोना प्लूइडा को विभेद करता है, तो बाबू याद रखना है कि जो जोना प्लूइडिस है ना, इसको शुक्राणु किसकी मदद से करता है, तो जो एक्रोसोम में स्राव होता है ना, एक्रोसोम में स्राव इसके कारण से करता है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि यहाँ पे एक्रोसोम निम्न में से किसका संभाग है, तो मानव शुक्राणु का ये सबसे शीर्ष भाग का संभाग होता है, जो एक टोपीनुमा संरचना टाइप का होता है। तो मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग का है ना बाबू, मानव शुक्राणु के मध्य भाग में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। आगे बढ़ जाइए, अगला कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। अब ये हम आपको दे देते हैं HW, तीन ही चैप्टर हुआ बाबू, ये क्या हुआ, 3 ही चैप्टर हुआ, क्लियर रखिएगा, ज्यादा नहीं हुआ, 3 ही चैप्टर हुआ है बाबू, 3 ही चैप्टर हुआ है, ये भी क्लियर रखिएगा, 3 ही चैप्टर हो पाया, इतना किए तब 3 चैप्टर हुआ, इतना किए तब क्या हुआ, 3 चैप्टर हुआ। ठीक है, ये हम आपको दे देते हैं HW कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है कहां पे, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, चले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बाबू। क्लास कैसा लगा एक बार बताइएगा आप लोग। अरे 32 गलत कैसे है यार, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में नहीं होता है, कुछ भी मतलब मार दो, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में नहीं होता है। कैसा कैसा आदमी है यार, ऐसा बात करिएगा जी। बहुत मस्त सर, कल फिजिक्स का बारी है, ठीक है, कल फिजिक्स का बारी है, कल मजा आएगा। प्रकाश राज थैंक यू सो मच। आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। लगातार 3 दिन हम क्या लेने वाले हैं, मिक्स लेने वाले हैं। जैसे कल हमने लिया केमिस्ट्री, है ना, आज हमने लिया बायो, है ना, और कल संडे स्पेशल क्या होगा, फिजिक्स होगा, है ना। 3 गो ऑब्जेक्टिव का होगा, उसके बाद से फिर हमारा सिलेबस वाइज चलेगा। ठीक है, ये 3 गो हमने आपको क्या किया, प्रीवियस ईयर का जितना पढ़ाए थे हम, उसका प्रीवियस ईयर हमने करा दिया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब कल एगो होगा, उसके बाद से क्या होगा, फिर हम लोग का वही चलेगा चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, फिर अगला संडे को देखा जाएगा, है ना। चलिए, तो आप लोग वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिए, बहुत लाइक कम है, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। तो एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐश्वर्या कुशवाहा, अच्छा लगा सर, मेरा बायो नहीं इसलिए मेरा उतना सही नहीं हुआ, फिर भी 80+ सही है, गुड, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। चले बहुत बढ़िया।
चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।